नमस्कार साथियों, ओनली जीएस वे में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए। तो इसकी लगातार क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज ये 19वीं क्लास है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 46, पोलित ब्यूरो शब्द संबंधित है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, साम्यवादी पार्टी से। पोलित ब्यूरो साम्यवादी पार्टी से नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसे साम्यवादी पार्टी का बौद्धिक संगठन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है। तो इसका सही जवाब बनेगा भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस। पूर्व कथित दबाव समूह की विशेषताओं को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को दबाव समूह माना जा सकता है। प्रश्न नंबर 48 है, जनमत का वास्तविक अर्थ है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वह मत जो सारे समुदायों के कल्याण को ध्यान में रखे उसे जनमत कहते हैं। जनमत से तात्पर्य उस मत से है जो सारे समुदाय या समुदाय के अधिकांश भाग के कल्याण को ध्यान में रखे उसे जनमत कहते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में किसने प्रतिबंध लगाया है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम। भारतीय राजनीति से दल बदल के दोष को समाप्त करने हेतु तथा सरकार में स्थिरता लाने हेतु वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल से संबंध कानून बनाकर संविधान की 10वीं अनुसूची में स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 50 है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर मतदाता पहचान पत्र का प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में किया गया है। प्रश्न नंबर 51 है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जनता। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत मतदाता या जनता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उद्देशिका स्पष्ट करती है कि भारतीय संविधान का आधार जनता है। इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 52 है, दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन में परोक्ष भूमिका। दबाव समूह की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह राजनीतिक एवं प्रशासन प्रशासन में परोक्ष भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो इसका सही जवाब बनेगा ए एफ बेंटले। सर्वप्रथम आर्थर बेंटले ने समूह सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज के लोगों का भाग जिन्हें लोगों के अन्य समूह से कटे हुए भौतिक पिंड के रूप में नहीं बल्कि गतिविधियों के एक पिंड के रूप में माना जाता है। इसी आधार पर बेंटले ने अपनी कृति द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में दबाव समूह की गतिविधियों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, दबाव समूह
है तो इसका सही जवाब बनेगा दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं, उन्हें दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दबाव समूह विभिन्न युक्तियां अपनाते हैं, जिनमें सम्मिलित हैं अनुनय, सौदेबाजी, सीधी कार्यवाही, लैंगिक विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हितों में कानूनों का निर्माण करवाना। दूर संचार सेवाओं, रेडियो, टीवी, प्रेस साधनों का स्वायत्तों की पूर्ति हेतु प्रयोग, नीति निर्माताओं को प्रभावित करने हेतु आंकड़ों का प्रकाशन, गोष्ठियों का आयोजन, न्यायालयों में याचिका दायर करना, अपने समर्थक व्यक्तियों को चुनाव में दलीय प्रत्याशी मनोनीत करवाना। प्रश्न नंबर 55 है, निम्न में से कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव लड़ना। दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य है तो इसका सही जवाब बनेगा अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य है तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। प्रश्न 58 है, आमंड और पावेल द्वारा दिए किए गए दबाव समूह के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सांविधानिक दबाव समूह। आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूह के वर्गीकरण में सांविधानिक दबाव समूह सम्मिलित नहीं है। इनके वर्गीकरण में सम्मिलित दबाव समूह के 4 प्रकार निम्न हैं। ऑप्शन 4 प्रकार निम्न हैं। ए, संस्थात्मक समूह, बी, प्रदर्शनकारी समूह, सी, समुदायात्मक समूह और डी, असमुदायात्मक समूह। प्रश्न 59 है, अमेरिका में दबाव समूह द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही जवाब बनेगा लॉबी प्रचार। अमेरिका में दबाव समूह द्वारा लॉबी प्रचार विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हितों में कानून का निर्माण कराया जाता है। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन से वक्तव्य सही हैं? अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूट की सहायता से कीजिए। तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। एक, दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग हैं, सही। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, ये भी सही है। और दबाव समूह सीधी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहते। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर होता है। अन्य 3 विकल्प 1, 3 और 4 दबाव समूह की भूमिका का सही निरूपण करते हैं। प्रश्न 61 है, यूएसए में दबाव समूह की सर्वाधिक पसंद की प्राविधि है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉबी प्रचार। प्रश्न 62 है, निम्नलिखित देशों में किसमें दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय है। इसका प्रमुख कारण अपने हितों के प्रति जागरूकता और संसाधनों की उपस्थिति है। अमेरिका में दबाव समूह के द्वारा जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने तथा अपने पक्ष में कानून बनवाने के लिए लॉबिंग व्यवस्था खूब प्रचलित है। दबाव समूह। प्रश्न 63 है,
दबाव समूह के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वे चुनाव लड़ते हैं। तो दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये कथन सही बनेगा। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति हेतु चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि परोक्ष रूप में नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 64 है, दबाव समूह का स्वभाव होता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आदर्श सरकार के रूप में। दबाव समूह को इनकी कार्यशैली के कारण आदर्श सरकार कहा जाता है। एस ई फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। शुम्पीटर ने इन्हें वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था में गुमनाम साम्राज्य के शासक कहा है। प्रश्न 65 है, इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फाइनर। प्रश्न 66 है, निम्नलिखित में कौन दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं। तो ये गलत है। दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन है। सही है। दबाव समूह शासन के लिए सूचना एकत्र करने वाले संगठन है। सही है। दबाव समूह सरकारी निरंकुशता को सीमित करते। तो ये भी सही है। दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं करते, वे संवैधानिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, दबाव समूह के कार्य, भूमिका एवं उपयोगिता निम्नवत हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जीवंत बनाते हैं, शासन के लिए सूचना एकत्र करने वाले संगठन के रूप में कार्य करते हैं, सरकार की निरंकुशता को सीमित करते हैं, समाज एवं शासन में संतुलन स्थापित करते हैं, व्यक्ति एवं सरकार के मध्य संचार साधन के रूप में कार्य करते हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधि के पूरक का कार्य करते हैं, कानून निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं, जिस कारण आज इन्हें विधानमंडल के पीछे विधानमंडल कहा जाने लगा है। प्रश्न नंबर 67 है, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। दबाव समूह आधुनिक प्रजातंत्र के अभिन्न अंग हैं। ये अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की देन है। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों हितों को सिद्ध करना होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, दबाव समूह की निम्न विशेषताएं होती हैं: सीमित उद्देश्य, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से संगठित, संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग, सीमित एवं परस्पर व्यापी सदस्यता, राजनीति एवं प्रशासन में परोक्ष भूमिका, अनिश्चित कार्यक्रम, सर्वव्यापी प्रकृति। प्रश्न नंबर 68 है, निम्न में से कौन जनमत का साधन अभिकरण नहीं है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। न्यायपालिका जनमत निर्माण का साधन अभिकरण नहीं है। जनमत निर्माण के साधनों में समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, अन्य संचार साधन, सुसंगठित राजनीतिक दल, सार्वजनिक मंच आदि को शामिल किया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लोकमत जनमत लोकतंत्र के लिए जरूरी है तथा सरकार के निर्माण, संचालन तथा उसकी सफलता के लिए अनिवार्य होता है। गिन्सबर्ग के शब्दों में, जनमत अनेक मस्तिष्कों की अंतः प्रक्रिया से उत्पन्न सामाजिक तत्व है। किम्बल यंग के अनुसार, किसी एक निश्चित समय पर जनता के
जो मत होते हैं उन्हें उससे जनमत बनता है। प्रश्न नंबर 69 है, मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार की वैधता पर। मैक्स वेबर का कार्य सरकार की वैधता पर संकेंद्रित है। वेबर के अनुसार एक व्यक्ति अन्य पर अपना प्रभुत्व तीन प्रकार से स्थापित करता है: पारंपरिक प्रभुत्व, करसमाई प्रभुत्व और वैधानिक प्रभुत्व। वैधानिक प्रभुत्व का आधार कानून या विधि होता है एवं इसका सर्वोत्तम उदाहरण नौकरशाही है। प्रश्न नंबर 70 है, दबाव समूह ने तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया है, यह किसका विचार है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फाइनर। दबाव समूह को तृतीय सदन की संज्ञा फाइनर द्वारा दी गई थी, क्योंकि दबाव समूह अमेरिका में विधि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 71 है, दबाव समूह को विधायिका का तृतीय सदन कौन कहता है? तो इसका सही जवाब बनेगा एच एम फाइनर। राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह किसने कहा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राइस। जेम्स ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज के भाग के 9वें अध्याय की पहली पंक्ति में उल्लेख किया है कि राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। अगला टॉपिक है निर्वाचन प्रणाली। तो आइए निर्वाचन प्रणाली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 1 है, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया है उनमें सम्मिलित थे, तो इसका सही जवाब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुल मतदान, खुला मतदान और नंबर 4, महिला मताधिकार। मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में लोकतांत्रिक पद्धति में अनेक सुधारों का वर्णन किया है। अल्पसंख्यक लोगों के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा के आधार पर बहुल मतदान, बेंथम के विपरीत गुप्त मतदान के स्थान पर खुली मतदान प्रक्रिया तथा महिला मताधिकार का जोरदार समर्थन किया है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन एक सार्वभौम वैयक्तिक मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जे एस मिल। राजनीतिक जीवन के संचालन में राजनीतिक जीवन के संचालन में सबसे अधिक बुद्धिमान सदस्यों की बुद्धि तथा सदाचार का प्रभाव पड़े, इस उद्देश्य की दृष्टि से मिल ने सार्वभौम वैयक्तिक मताधिकार का प्रबल विरोध किया था। इन्होंने सुझाव रखा कि शासकों का चुनाव अज्ञानी और विवेकहीन जनता पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इससे सामूहिक साधारण बुद्धि के द्वारा शासन के दोष कम हो जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में मिल ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुल मतदान का सुझाव दिया था। उन्होंने जोर दिया कि मतदान का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिनका एक बौद्धिक स्तर होता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सार्वभौमिक वैयक्तिक मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जे एस मिल। प्रश्न 4 है, सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, परिसीमन आयोग द्वारा।
सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा। चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे। इस आयोग का गठन 12 जुलाई 2002 को किया गया था। प्रश्न 5 है, निम्न में से किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है? तो इसका सही जवाब बनेगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसका उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को विधानमंडल में प्राप्त मतों के आधार पर प्रतिनिधित्व देना है। इसके 3 प्रमुख तत्व हैं। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। उम्मीदवार मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करने पर विजयी होता है। व्यवस्थापिका में समान और उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, चुनाव सुधारों हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी 1971। पूर्व विधि मंत्री जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में चुनाव सुधारों हेतु 21 सदस्यीय कमेटी का गठन जुलाई 1971 में किया गया था। प्रश्न नंबर 7 है, वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है कहलाती है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी संचयी मतदान। संचयी मतदान प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक भाग है। इसका प्रयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में किया जाता है। इसमें मतदाता को यह अधिकार होता है कि उसे प्राप्त मतों को एक ही उम्मीदवार को दे दें या सभी उम्मीदवारों के बीच बांट दें। प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का अधिकार होता है जितने सदस्य किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने हों। प्रश्न नंबर 8 है, सरकार का फोर्थ स्टेट किसे माना जाता है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए अखबार। अखबार को फोर्थ स्टेट माना जाता है। समाचार पत्र लोकमत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये सरकार की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों से जन साधारण को अवगत कराते हैं। अखबार ही सरकार की नीति की स्वरूप आलोचना करते हैं और शासन की त्रुटियों को जनता तक पहुंचाते हैं। अतः अखबार सरकार व जनता के बीच का एक ऐसी कड़ी का काम करते हैं जिससे सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक पहुंचती है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल करते हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा लोकमत का निर्माण। राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण में के प्रयत्नों से निरंतर लगे रहते हैं, क्योंकि लोकमत ही उन्हें सत्ता में बनाए रखने या सत्ता में लाने का साधन है। बिखरे हुए विचारों को निश्चित सूत्र में पिरोने का काम राजनीतिक दल ही करते हैं। यह समस्या के प्रति जनता को सचेत करते हैं, जिससे जन जागृति उत्पन्न होती है और लोकमत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रश्न 10 है, जनता प्रश्न 10 है, जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है? तो इसका सही जवाब बनेगा स्वतंत्र प्रेस। जनमत के निर्माण में परिवार, स्वतंत्र प्रेस और शिक्षण संस्थाएं सभी की भूमिका होती है, परंतु स्वतंत्र प्रेस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अन्य संस्थाओं में जनमत का स्वरूप एक पक्षीय हो सकता है या संकीर्णता से ग्रसित हो सकता है, किंतु स्वतंत्र समाचार पत्र अपेक्षाकृत अधिक निष्पक्ष और दृष्टिकोण में व्यापकता रखते हैं, इसलिए इन्हें शासन का चौथा स्तंभ कहा जाता है। प्रश्न 11 है, निम्न में कौन लोकमत के
अभिकरण के रूप में गलत सूचीबद्ध किया गया है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रत्येक देश में सार्वजनिक महत्व के प्रमुख मुद्दों के बारे में जनमत का निर्माण होता है, जिसमें परिवार तथा प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थाएं और संचार के साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपयुक्त प्रश्न में विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 12, निम्नलिखित में कौन सा एक जनमत का अभिकरण नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका। न्यायपालिका जनमत निर्माण का अभिकरण नहीं है। न्यायपालिका में वैयक्तिक दावों का निस्तारण होता है, जिसका संबंध सार्वजनिक प्रश्नों से कदापि नहीं है। व्यक्ति का व्यक्ति के मध्य विवाद हो या व्यक्ति और राज्य के मध्य विवाद हो, न्यायपालिका स्थापित कानूनों या संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप न्याय निर्णय करती है। इसके समक्ष आने वाले विषय न्यायिक होते हैं, न कि राजनीतिक। प्रश्न नंबर 13 है, स्वस्थ लोक मत के निर्माण में बाधा है, तो इसका सही जवाब बनेगा निरक्षरता। निरक्षरता स्वस्थ लोकमत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करना और परस्पर विचारों का आदान प्रदान साक्षरता के बिना संभव नहीं है। निरक्षर व्यक्ति अपुष्ट स्रोतों का अफवाहों से अपने मत का निर्धारण करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रणाली भीड़ तंत्र के रूप में प्रकट होने लगती है। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन एक लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस, रेडियो एवं दूरदर्शन। प्रेस, रेडियो एवं दूरदर्शन लोकमत के निर्माण में अधिकतम प्रभाव डालते हैं। इन संचारों साधनों से एक विचार सब तक पहुंचाया जाता है, सार्वजनिक प्रश्नों पर एक विवाद सा चलता रहता है तथा विभिन्न विचार विकल्पों में से किसी एक पर पहुंचा जा सकता है। निष्पक्ष समाचार पत्रों को स्वस्थ जनमत का सजग प्रहरी और लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। रेडियो और दूरदर्शन तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर भाषण, टिप्पणियां, वार्ताएं व वाद विवाद प्रसारित करके लोकमत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नांकित में से कौन सा लोकमत से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबद्ध है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सामाजिक जीवन के विभिन्न संगठनों की अंतःक्रिया चलती रहती है। कुछ संगठन सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल आचरण में संलग्न हो जाते हैं। ऐसे कार्यों में सशक्त रोक केवल लोकमत ही लगा सकता है। अल्पसंख्यक हित संकीर्णता पर आधारित हैं, जबकि लोकमत व्यापक दृष्टिकोण से मसले पर विचार करते हुए अपना दृष्टिकोण बनाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा सामान्यतः कानून तथा जनमत परस्पर सदृश होते हैं। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कानून निर्माणक संस्थाएं कानून निर्माण में लोकमत का सम्मान करती हैं। संसद जैसी संस्थाओं में सदस्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं, इसलिए वे जनमत के प्रति संवेदनशील होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी और संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना कानून और लोकमत के मध्य सादृश्यता की ओर संकेत करते हैं।
प्रश्न 17 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब इसके कूट हैं। कथन ए, आधुनिक राजनीति के लिए राजनीतिक दल जीवन रेखा है। प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं के विकास एवं मताधिकार के विस्तार एवं विकास के कारण राजनीतिक दल उत्पन्न हुए हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। उपर्युक्त प्रश्न में कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन में आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक दलों की उपयोगिता बताई गई है और कारण आर में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का कारण बताया गया है। कथन और कारण दोनों अलग अलग संदर्भ को स्पष्ट कर रहे हैं। कारण में कहीं नहीं बताया गया कि राजनीतिक दल जीवन रेखा क्यों हैं। प्रश्न नंबर 18 है, निर्वाचक समूह का अर्थ है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मतदाताओं की संस्था। निर्वाचक समूह का अर्थ है, तो इसका सही जवाब बनेगा मतदाताओं की संस्था। निर्वाचक समूह का तात्पर्य है कि मताधिकार प्राप्त नागरिकों का समूह या संस्था सार्वजनिक वयस्क मताधिकार में एक न्यूनतम उम्र सीमा प्राप्त करने वाले नागरिक मतदाता हो जाता है, क्योंकि सीमित मताधिकार में कुछ व्यक्तियों तक ही इस अधिकार को सीमित रखा जाता है। मताधिकार की योग्यता के अंतर्गत वयस्कता, नागरिकता, निवास और अपराध जैसे सम्मिलित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सका, ये किसका कथन है। इसका सही जवाब बनेगा जोस, ऑप्शन नंबर ए, जोस आर्टिगेंग गैसेल। विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में लोकमत के महत्व को दृष्टि में रखते हुए जोस आर्टिगेंग गैसेल ने लिखा है कि लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सकता है। राजतंत्र, कुलीन, अधिनायक तंत्र और विदेशी शासन के अंतर्गत ही लोकमत अपना महत्व रखता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों की बात ही कुछ और है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम 18 वर्ष की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्हरित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कोई व्यक्ति उपरोक्त वर्णित दशाओं की पूर्ति की स्थिति में लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचनों में मत देने का अधिकार रखता है, परंतु तभी जबकि निर्वाचक नामावली में उसका नाम विधित दर्ज हो। 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार हेतु न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है।
आदिष्ट प्रतिनिधित्व से अभिप्राय है, तो इसका सही जवाब बनेगा प्रतिनिधि निर्वाचक के अधीन कार्य करते हैं। आदिष्ट प्रतिनिधित्व का अर्थ प्रतिनिधि को निर्वाचक के आदेश के अनुसार कार्य करने से लिया जाता है। ऐसे प्रतिनिधित्व में प्रतिनिधि की अपनी इच्छा कुछ भी नहीं रखती है, वह केवल निर्वाचकों की इच्छा को अभिव्यक्त करता है। वह प्रत्येक निर्णय निर्वाचकों को स्पष्ट आदेश के अनुरूप ही करता है। वर्तमान समय में इसे अव्यावहारिक माना जाता है। प्रश्न 22 है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतक का नाम है, जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हायर। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम आविष्कार थॉमस राइट हिल ने दिया। डेनमार्क में इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग चुनाव में किया गया, लेकिन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतक ब्रिटिश विद्ववेत्ता थॉमस हायर थे। इन्होंने इसका प्रतिपादन अपनी पुस्तक द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन में सन 1857 में किया। इन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का भी सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, जिसे हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। यह प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की उत्तम व्यवस्था है। प्रश्न 23 है, एक नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटिश संविधान विश्व का सबसे प्राचीन और एकमात्र अलिखित संविधान है। वर्तमान के अधिकांश संविधान बहुत कुछ ब्रिटिश संविधान के प्रक्षिप्त अंश हैं। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं: विकसित संविधान, आलेखित संविधान, एकात्मक संविधान, विधि का शासन, लचीला संविधान, संसद की सर्वोच्चता, संसदीय शासन प्रणाली और सीमित राजतंत्र एवं द्विदलीय पद्धति। हेयर प्रणाली का संबंध है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक मताधिकार से। एकल संक्रमणीय पद्धति को हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता वोट तो एक ही देगा, किंतु वह मतदाता पत्र पर अपनी पसंद 1, 2, 3, 4 लिखकर वरीयता क्रम में प्रदर्शित करेगा कि वह किस क्रम में उम्मीदवारों को पसंद करता है, चाहे कितने ही प्रत्याशी क्यों ना खड़े हों। इसमें निर्वाचन क्षेत्र में न्यूनतम 3 सदस्य होने चाहिए। एकल संक्रमणीय प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की पद्धतियों में सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रश्न 25 है, थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से जुड़ा है, जिसका सही जवाब बनेगा आनुपातिक पद्धति से। प्रतिनिधित्व की आनुपातिक पद्धति का प्रतिपादन 18वीं सदी में थॉमस हेयर ने अपनी पुस्तक प्रतिनिधित्व का चुनाव में किया था। इसलिए प्रतिनिधित्व की आनुपातिक प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। इस पद्धति में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है तथा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवारों की संख्या के बराबर मत देने का अधिकार होता है। इस पद्धति में वे उम्मीदवार विजयी होते हैं जो आवश्यक चुनाव कोटा प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रणाली को कार्य रूप में प्रणीत करने के लिए मुख्यतः पद्धति का प्रयोग किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली। इस प्रणाली का प्रयोग अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रयोग की जाती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख योजनाएं हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए,
हेयर प्रणाली एवं सूची प्रणाली। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली, एक मत किंतु हस्तांतरित मत पद्धति, उम्मीदवार अधिक संख्या मत प्राप्ति के आधार पर निर्वाचित घोषित होगा, विजयी होने वाले को निर्वाचन कोटा के अनुरूप मत प्राप्त करना होता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। एक, बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली और 2, एक मत किंतु हस्तांतरित मत पद्धति और 4, विजयी होने वाले को निर्वाचन कोटा के अनुरूप मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। सही। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रतिनिधित्व को अधिक नियोजित बनाने के लिए सभी वर्गों, दलों, हितों तथा समूहों को उनके समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने की व्यवस्था होती है। इस प्रणाली के 3 प्रमुख प्रकार हैं। प्रथम, एकत्रीभूत प्रणाली, द्वितीय एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और तृतीय सूची प्रणाली। उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प 1, 2 और 4 सत्य हैं क्योंकि अधिक संख्या में मत प्राप्ति के आधार पर ही उम्मीदवार का निर्वाचित होना सामान्य बहुमत प्रणाली की विशेषता है, न कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। प्रश्न 28 है, निर्वाचन की सूची पद्धति से प्रमुखता किसको लाभ होता है? तो इसका सही जवाब बनेगा समूह और दलों को। निर्वाचन की सूची पद्धति से समूह एवं दलों को लाभ होता है। राजनीतिक दलों के विकास के कारण आजकल चुनाव दलीय आधार पर प्रमुखता होने लगा है, जिसमें उम्मीदवारों का विशेष महत्व नहीं रहता है। यही कारण है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सूची व्यवस्था का प्रयोग किया जाने लगा है। इसे सूची प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप में चुनाव नहीं लड़ते वरन वह राजनीतिक दलों की सूचियों चुनाव मैदान में होती हैं। इसमें मतदाता विभिन्न सूचियों में से किसी एक सूची को ही मत देता है। दलों के स्थान का वितरण सूचियों को मिले मतों के आधार पर किया जाता है तथा इसके लिए सामान्यतः 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। अधिकतम शेषफल व्यवस्था, डी हॉन्ट या उच्चतम और औसत व्यवस्था, नंबर 3 5% धारा व्यवस्था। सूची प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है। प्रश्न 29 है, निम्नलिखित में कौन सा कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा जीडीएच कोल। प्रतिनिधित्व के संबंध में जीडीएच कोल का विचार था कि वास्तविक प्रतिनिधित्व कार्यात्मक प्रतिनिधित्व है। इनके अनुसार एक ही व्यवसाय में कार्य करने वाले सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार के प्रतिनिधित्व न केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही निर्वाचित किए जा सकते बल्कि इनकी नियुक्ति सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी की जा सकती है। प्रश्न नंबर 30 है, कुछ रिक्तियों को भरने के लिए गैर निर्वाचकों का निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? तो उसका सही जवाब बनेगा उपचुनाव। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को उपचुनाव की संज्ञा दी जाती है। ऐसी स्थितियां जिनमें इस प्रकार के चुनाव कराए जाते हैं निम्न है। कोई निर्वाचित प्रत्याशी त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, किसी गंभीर अपराध में सिद्ध दोष पाया जाए, बैंक धोखाधड़ी में लिप्त पाया जाए, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे अर्थात मानसिक रूप से अयोग्य घोषित हो जाए, चुनाव में धांधली की स्थिति में। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जब प्रतिनिधित्व जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं।
प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं। प्रत्येक निर्वाचन में जनप्रतिनिधि जनता द्वारा सीधे निर्वाचित किए जाते हैं। आइए अब अगला भाग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न मुद्दे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से किन देशों के मध्य फर्क का विवाद है? तो इसका सही जवाब बनेगा भारत एवं बांग्लादेश। फर्क का विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य पानी के बंटवारे से संबंधित है। फरक्का बांध के द्वारा गंगा नदी के पानी को हुगली नदी के बहाव को बनाए रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोलकाता बंदरगाह का संचालन हुगली नदी के जल स्तर पर निर्भर है। इस प्रक्रिया में बांग्लादेश में गंगा नदी जल का प्रभाव कम हो जाता है और वहां सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। निम्न में से किस देश में भारत ने 1992 में पूर्ण कूटनीति संबंध स्थापित किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। 29 जनवरी 1992 को भारत के विदेश सचिव द्वारा इजराइल के साथ पूर्ण कूटनीति संबंध स्थापित करने के लिए भारत सरकार के निर्णय की घोषणा की गई। इसके पश्चात इजराइल के साथ सुषुप्त संबंधों में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक का सूत्रपात हुआ है। इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीयवाद में विश्वास रखता था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थक है। आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय समाज का ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जो शक्ति की राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से मुक्त हो, तभी इसे शांतिमय रखा जा सकता है। यह किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ए ई जिम्सरन। ए ई जिमरन। ए ई जिमरन का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीयवाद राष्ट्रवाद का वही विस्तारित रूप है और यह पहुंचने के लिए राष्ट्रवाद के मार्ग से गुजरना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 5 है, 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड से। 1688 ईस्वी में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध इंग्लैंड से था। जेम्स द्वितीय के शासन 1685 से 88 में राजा तथा ब्रिटिश संसद के मध्य संघर्ष अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया। उसकी निरंकुशता, अड़ियलपन तथा मनमाने ढंग से त्रस्त होकर जनता ने विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप जेम्स द्वितीय की पुत्री मरियम मेरी तथा उसके पति विलियम को इंग्लैंड की सत्ता प्राप्त हुई। प्रश्न 6, यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो क्योंकि यदि वह जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो क्योंकि यदि जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। नेपोलियन ने यह कथन चीन के संदर्भ में कहा था। प्रश्न 7 है, फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था? तो इसका सही जवाब बनेगा बर्जुआ मध्य वर्ग। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप बर्जुआ था क्योंकि 16वीं-17वीं शताब्दी में फ्रांस के मध्य वर्ग सचेत और सुसंगठित हो चला था, क्योंकि बढ़ता हुआ व्यवसाय उसके हाथ में था, क्योंकि इस समय राजतंत्र का केंद्रीकरण बढ़ती ही जा रहा था।
पुरातन सामंती व्यवस्था से बूर्बे वंश का लुई 14वें जैसे शासक यहाँ हुए, जो कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 16वें के काल में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति में वैचारिक योगदान रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू आदि ने दिया। साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।